नमस्कार दोस्तों, इकरा आईएएस वीकली क्विज में आप सभी का स्वागत है। 14 से 21 मार्च इस एक हफ्ते के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स डीपीआई इनमें से किसने रिलीज किया है? आईबीए, आरबीआई, नीति आयोग या फिर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी कि एनएसओ। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा इसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI. RBI had announced construction of a composite Reserve Bank of India Digital Payments Index. ठीक है, सो काफी ज्यादा चर्चा में ये रहता है। सही जवाब होगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 2, माइक्रोग्रेविटी लाइक सिचुएशंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड और साइमुलेटेड इन पहला, रोटेटिंग स्पेस स्टेशन अराउंड अर्थ, एन एक्सिलरेटिंग व्हीकल, अ फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट। आपके सामने यहाँ पे तीन ऑप्शंस हैं, तीनों के तीनों यहाँ पे पूरी तरीके से करेक्ट हैं। इन तीनों सिचुएशंस में माइक्रोग्रेविटी लाइक सिचुएशंस जो है आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, माइक्रोग्रेविटी क्या होती है? इट इज द कंडीशन इन विच पीपल या फिर ऑब्जेक्ट जो है वो वेटलेस लगता है। ठीक है, सो द इफेक्ट्स ऑफ माइक्रोग्रेविटी कैन बी सीन व्हेन एस्ट्रोनॉट्स एंड ऑब्जेक्ट्स फ्लोट इन अ स्पेस। माइक्रो यानी कि पता ही है वेरी स्मॉल, तो सही जवाब होगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एक्सरसाइज मिलान। It is Indian Navy's oldest multilateral naval exercise. It is held annually at Port Blair in Andaman and Nicobar. Milan 2022 was the largest edition of the exercise. So आपके सामने यहाँ पे तीन statements हैं with respect to exercise Milan. So guys, Indian Navy's oldest और largest, ठीक है। So इंडियन नेवी की लार्जेस्ट मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है मिलान 2022। बेसिकली मिलान 2022 जो एडिशन था उसमें लगभग 40 देशों ने 40 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। स्टार्टिंग विद द पार्टिसिपेशन ऑफ 4 कंट्रीज। 1995 में जब ये शुरू हुई थी तब 4 देश बेसिकली इसमें शामिल थे। 2022 में 40 देशों ने इसमें हिस्सा लिया है, जिससे पता चलता है कि 27 सालों में इसकी जो ग्रोथ है वो किस तरीके से हुई है और किस तरीके से सभी देशों ने इसको अपनाया है। ठीक है, सो वो 4 जो देश थे वो थे इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड और सिंगापुर। ठीक है, और साथ ही साथ पहले जो ये एक्सरसाइज है वो अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर में हुआ करती थी, बट इस बार वो विशाखापट्टनम में हुई, शिफ्ट कर दिया गया था। सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 रिगार्डिंग सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी वाज द फर्स्ट डिस्कवरी अंडर CERN, that is the European Organization for Nuclear Research. Under superconducting state, materials offer no resistance to the passage of electrical current. So guys, अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड स्टेटमेंट तो सही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड अंडर CERN, दैट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। ठीक है, 1911 में while studying the properties of matter at a very low temperature, डच फिजिसिस्ट ने बेसिकली उनकी टीम के साथ मिलके इसकी डिस्कवरी की थी। उस समय सुपर कंडक्टिविटी के फिनोमिनन को ऑब्जर्व किया गया था पहली बार 1911 में। ठीक है, और उस फिजिसिस्ट का नाम था ऑनेस, हाइके कैमरलिंग ऑनेस। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपसे इनकरेक्ट पूछा है, पहला इनकरेक्ट है, करेक्ट आंसर ए होगा। Question number 5 regarding the Delimitation Commission. पहला statement, the Delimitation Commission is appointed by the President of India and works in collaboration with the Election Commission of India. It aims to determine the number and boundaries of constituencies to make population of all constituencies nearly equal. Its orders are not final and it can be questioned only before the Supreme Court of India. So guys, देखिए थर्ड स्टेटमेंट तो यहाँ पे पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन का जो फैसला होता है, जो ऑर्डर होता है, वो फाइनल होता है। ठीक है, वो फाइनल होता है, उस पर सवाल जवाब नहीं होते, वो अंतिम फैसला होता है। रही बात इसके अपॉइंटमेंट की, तो बिल्कुल राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेशन में ये काम करता है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे पूरी तरीके से करेक्ट है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक चीज ये भी मैं बताना चाहूंगा कि देखो डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन जिसे हिंदी में कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि 500 से ऊपर लोकसभा सीटें हैं देश में, ठीक है, तो किस लोकसभा सीट की बाउंड्री कितनी होगी, फिर दूसरी बाउंड्री कहां से शुरू होगी, ये सारी चीजों का डिटर्मिनेशन करना डिलिमिटेशन कमीशन का काम होता है।
ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से ये डिलिमिटेशन किया जाता है. सो करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 1 and 2. Question number 6. The Election Commission of India is an autonomous constitutional authority responsible for administering election process in India at national, state, district level. The Union Cabinet decides the election schedule for the conduct of both general election and by-election. Election Commission resolves the disputes relating to splits and mergers of recognized political parties. So guys, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, बिल्कुल आर्टिकल 324 में इसका मेंशन है. साथ ही साथ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी की स्प्लिट्स मर्जर से रिलेटेड डिस्प्यूट्स को भी यही सॉल्व करता है. ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है. थर्ड स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि कैबिनेट डिसाइड नहीं करता, इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है शेड्यूल. और उसके अलावा नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इलेक्शन प्रोसेस को एडमिनिस्टर करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज देयर. सो गाइज, यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हटा दीजिए आप. ऑप्शन में थोड़ा सा यहाँ पे एरर है. ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है. करेक्ट आंसर इसका 1, 2 and 4 होगा. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7. कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स. The NDRF is an apex body for disaster management in India. NDRF is constituted for the purpose of specialized response to natural and man-made disasters. It works under the Ministry of Home Affairs. So यहाँ पे guys क्वेश्चन नंबर 7 में नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, ठीक है, ये एक स्पेशलाइज्ड फोर्स है constituted for the purpose of special response to a threatening disaster or a disaster under the Disaster Management Act. बिल्कुल सही बात है यहाँ पे. और साथ ही साथ होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर ये काम करता है. ठीक है, एपेक्स बॉडी इज द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDMA, NDRF नहीं. सो एपेक्स वर्ड यहाँ पे गलत हो जाएगा. करेक्ट आंसर इज 2 and 3, दैट इज. क्वेश्चन नंबर 8 रिगार्डिंग मंगला जोड़ी या फिर मंगल जोड़ी एरिया. It is recognized as globally important for the conservation of bird population, where the area is used for roosting and nesting by migratory birds. It is located at the edge of the Kolleru Lake in Andhra Pradesh. So देखिए, ये बेसिकली उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में तो है ही नहीं. ठीक है, चिलिका लेक के पास में. तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है. करेक्ट आंसर होगा इसका A, that is only 1. Geographical indication tags are typically given for foodstuff, agricultural products, wines and spirit drinks, industrial products, handicrafts. So guys, सारे के सारे यहाँ पे सही. ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने GI को डिफाइन भी किया है. It has defined GI as a sign used on products that have a specific geographical origin and that possesses qualities or a reputation that are due to that particular origin. ठीक है, so correct answer is C. Consider the following regarding tree transplantation. All trees can be transplanted. Trees like people, sesame are tolerant to transplantation. Any tree that has a taproot system can be transplanted without much effort. So guys, देखिए, any tree that has a taproot system cannot be transplanted. ठीक है, कैन नॉट बी ट्रांसप्लांटेड. सो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट तो गलत है. और सारे ट्रीज ट्रांसप्लांट होते हैं, ये भी गलत है. ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट सही है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी. क्वेश्चन नंबर 11 रिगार्डिंग इको लोकेशन. Echolocation is a process for locating distant or invisible objects. The technique uses sound waves. Only animals can adapt to it. So guys, देखिए, it is a technique used by animals. ठीक है, animals such as dolphins, whales, bats to navigate their surroundings. It can also be used by blind people. ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट तो यहाँ पे हो गया false. बाकी दोनों सही हैं. करेक्ट आंसर इज. क्वेश्चन नंबर 12 रिगार्डिंग इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी. It is the first international organization to focus exclusively on renewable energy, addressing needs in both industrialized and developing countries. World Energy Outlook report is released by it, and IRENA is an official UN observer. So देखिए, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक
वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक जो रिपोर्ट है वो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा रिलीज की जाती है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट तो यहाँ पे फॉल्स है, बाकी दोनों सही होंगे। करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 13 रिगार्डिंग वॉर क्राइम्स। Willful killing and extensive destruction, appropriation of property not justified by military necessity amount to war crimes. War criminal is anyone who violates a set of rules adopted by world leaders known as the law of armed conflict. The International Criminal Court does not have the power to prosecute crimes against humanity committed against any civilian population. सो गाइज थर्ड स्टेटमेंट तो यहाँ पे फॉल्स होगा। वॉर क्रिमिनल बेसिकली उस व्यक्ति के लिए कहा जाता है जो एक सेट ऑफ रूल्स को वायलेट करता है, ठीक है, और साथ ही साथ देयर आर सम ग्रेव ब्रीचेस ऑफ द कन्वेंशंस जिसे हम वॉर क्राइम्स कहते हैं, जिनमें कि विलफुल किलिंग एंड ऑल आता है। सो बिल्कुल सही है, थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है बिकॉज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पास पावर है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 14 सिंथेटिक बायोलॉजी। It's a field of science that involves redesigning organisms for useful purposes by engineering them to have new abilities. In some ways, both genome editing and synthetic biology does the same task but differ in the approach being used. And Biotechnology Regulatory Authority is an independent regulator to adjudicate research around synthetic biology. So guys, देखिए तीसरा स्टेटमेंट तो यहाँ पे करेक्ट नहीं है। ऐसा कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी अभी तक इंडिया में डेवलप हुआ ही नहीं है। ठीक है, इसको लेके प्रस्ताव जरूर आया है, बिल जरूर आया है, बट अभी तक इस पे कोई परमानेंसी आई नहीं है। और बाकी दोनों स्टेटमेंट सही होंगे। करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज in India, the quantity of imported edible oil is more than the domestic production of edible oils. Palm oil is the largest imported edible oil in India. Around 90% of India's total sunflower oil imports come from Ukraine and Russia. So guys, palm oil की अगर मैं बात करूं, it forms more than 60% of total edible oil imports in India, followed by soybean oil and sunflower oil. ठीक है, तो यहाँ पे सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। करेक्ट आंसर होगा इसका। तो आज का ये सेशन हमारा यही समाप्त होता है दोस्तों। मिलता हूं आप सभी से बहुत जल्दी अगले वीडियो।